नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल PW का मंथली मैगजीन का समझते हुए रिवीजन करेंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल टॉपिक 7.19 कवर कर लिया था। आज हम 7.20 सूजीविका देखेंगे। तो सूजीविका में क्या है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 40वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सूजीविका का शुभारंभ किया है। सूजीविका के बारे में जानेंगे। यह जो है एक उद्योग निकाय एवं के सहयोग से विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद डेटा पोर्टल है। यह एक व्यापार सांख्यिकी डिजिटल इंटेलिजेंस मंच है जो प्रमाणित जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद आयात डेटा को संचित रूप में प्रस्तुत करता है। यह जो है जैविक रासायनिक उत्पादों, औद्योगिक एंजाइमों तथा अन्य जैव प्रौद्योगिकी आयातों पर क्षेत्रवार अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और उद्योग को उच्च मूल्य वाले आयातों की पहचान करने, आयात निर्भरता का आकलन करने तथा स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को प्राथमिकता देने में सहायता मिलती है। यह जो साक्ष्य आधारित नियोजन को समर्थन देने और जैव निर्माण क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भी प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय HPV टीकाकरण। राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण, नेशन वाइड HPV वैक्सीन। यह क्या है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 वर्ष आयु बालिकाओं को लक्षित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्रारंभ करने जा रहा है। ठीक है। 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किस चीज़ के लिए मनाया जाता है? जागरूकता दिवस के रूप में यह 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण पर रणनीतिक परामर्शदाता विशेषज्ञ समूह के अनुसार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका प्रकार 16 एवं 18 के विरुद्ध अत्यंत ही प्रभावी है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लगभग 70% मामलों का कारण बनते हैं। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है। HPV जो वैक्सीन है किसके लिए लगाया जाता है? सर्वाइकल कैंसर से बालिकाओं को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है। यह जो सिक्किम 2018 में 9 से 14 वर्ष आयु की बालिकाओं को निःशुल्क गार्डासिल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीका उपलब्ध कराने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। कौन? सिक्किम। HPV वैक्सीन कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। यह जो है टीकाकरण स्वैच्छिक तथा निःशुल्क होगा, जिससे कि सामाजिक आर्थिक वर्गों में समान पहुंच सुनिश्चित होगी। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV 14 वर्ष आयु को टीकाकरण के लिए क्यों लक्षित किया जा रहा है? तो यह जो सुरक्षा हेतु उपयुक्त समय, ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर प्रोटेक्शन। इन टीके जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संपर्क में आने से पूर्व सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है। जो 14 वर्ष की आयु में टीकाकरण करने से संभावित संक्रमण से समय की पूर्वी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। यह दृष्टिकोण जो है वैश्विक तथा भारतीय अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जिसमें कि इस आयु वर्ग के सशक्त एवं दीर्घकालिक प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदर्शित की गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्शदाता समूह, यह जो है राष्ट्रीय तकनीकी परामर्शदाता समूह क्या है? तो
यह जो है भारत सरकार के लिए टीका एवं प्रतिरक्षण नीति पर एक सर्वोच्च परामर्शदाता निकाय है। इसने जो है देश के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में HPV टीके को सम्मिलित करने की अनुशंसा की है। 9 से 14 वर्ष आयु की बालिकाओं के लिए वन टाइम कैचअप डोज खुराक तथा इसके पश्चात 9 वर्ष की आयु से नियमित टीकाकरण आरंभ करने की सिफारिश की गई। स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला एवं जिला अस्पताल तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं। लक्षित समूह क्या है? तो 14 वर्ष आयु की किशोरियाँ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, जो कि महिलाओं को दूसरा सर्वाधिक सामान्य कैंसर है। ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग 80,000 नए मामले और 42,000 मृत्यु होती है। प्रयुक्त टीका क्या है? गार्डासिल, एक क्वाड्रीवेलेंट HPV टीका, जो कि HPV टाइप 16 और 18 जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं, तथा साथ ही HPV टाइप 6 और HPV टाइप 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। खुराक क्या है इसका? तो वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि अनुशंसित आयु समूह में एकल खुराक की भी प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। क्रय व्यवस्था क्या है? तो गावी वैक्सीन अलायंस के माध्यम से जो गुणवत्ता और कोल्ड चैन मानकों को सुनिश्चित करता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है? वर्तमान समय में 90 से अधिक देश सिंगल डोज HPV टीकाकरण लागू कर रहे हैं, जिससे कि HPV संक्रमण तथा सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में कमी आई है। राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिरक्षण सलाहकार समूह, यह क्या है? भारत का दृष्टिकोण वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, राष्ट्रीय रोग भार के साक्ष्यों तथा टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की विशेषज्ञ सिफारिशों पर आधारित है। अब हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में जानेंगे। यह क्या है? तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है HPV, यह एक विषाणु जनित संक्रमण है। कैसा संक्रमण है ये? विषाणु जनित संक्रमण है, जो त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य फैलता है। यह कैसे फैलता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस? तो स्किन टू स्किन के कांटेक्ट के माध्यम से व्यक्तियों में फैलता है। HPV जो है 100 से अधिक प्रकार हैं इसके, जिसमें 40 से अधिक यौन संपर्क के माध्यम से फैलते हैं और जननांगों, मुख या गले को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि HPV के कुछ प्रकार जो हैं जननांग, मस्सू तथा गर्भाशय ग्रीवा, गुर्दा और गले के कैंसर के विकास का कारण बनते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? तो ये जो है सर्वाइकल कैंसर कोशिकाओं की एक वृद्धि है, जो कि सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा में प्रारंभ होती है। सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला भाग है, जो कि योनि से जुड़ा होता है। कारण इसका क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के निरंतर संक्रमण के यह कारण से होता है। ठीक है, यह सर्वाइकल कैंसर जो है भारतीय महिलाओं में दूसरा सर्वाधिक सामान्य कैंसर भी है। भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर मामलों का लगभग 5वां भाग है। यह जहां प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख मामले और 75,000 मृत्यु होती है। ठीक है, ये सर्वैवेक क्या है? तो यह जो है भारत का प्रथम स्वदेशी रूप है, जो कि विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका है, जिसे कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है, और बिहार में यह विशेष क्यों है? तो यह जो है बिहार देश का पहला राज्य था जिसने अक्टूबर 2024 में HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि HPV टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य कौन था? तो यह हमारा बिहार था। अब तक जो है 6.7 लाख से अधिक बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार अब अपने कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ एकीकृत करेगी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.15 करोड़ 14 वर्ष आयु की बालिकाओं का टीकाकरण करना है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO, यह जो है हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो
LNT को परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के द्वारा महाराष्ट्र के हिंगोली में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के निर्माण का अनुबंधन प्रदान किया गया है। क्या है यह जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला है जिसे कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिक सहयोग क्या है इसका, तो यह जो एक वैज्ञानिक सहयोग और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में दो सुविधाएं शामिल है। एक तो प्रशांत उत्तर पश्चिम में हैनफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा मैक्सिको की खाड़ी के पास लिविंगस्टन लुइसियाना में। कार्य सिद्धांत क्या है इसका, यह जो है लेजर इंटरफेरोमेट्री तकनीक का उपयोग करता है। इसमें 4 to 4 किलोमीटर लंबी एल आकार की निर्वात सुरंगें होती है। यह एक लेजर किरणों को दो भागों में विभाजित कर दर्पणों से परिवर्तित किया जाता है। पुनः संयोजित किरणें एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। अंतरिक्ष में अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर होने वाले खिंचाव या संकुचन का भी इसे पता लगाया जा सकता है। लिगो इंडिया क्या है, तो यह जो है लिगो इंडिया भारत में स्थापित की जाने वाली एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। इस परियोजना को वर्ष 2016 में भारत सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका स्थान क्या है लिगो इंडिया का, तो औढ़ा हिंगोली जिला महाराष्ट्र है। ठीक है, लागत इसमें कितना आया है, तो 2600 करोड़ रुपए। संचालन संबंधी लक्ष्य क्या है, तो इसका परियोजना को 48 महीनों के भीतर वर्ष 2030 यानी कि 2030 तक पूर्ण किए जाने की अपेक्षा है। एक बार संचालन प्रारंभ हो जाने पर लिगो इंडिया गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने वाले यंत्रों के एक नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, जिससे अमेरिका में मौजूद लिगो डिटेक्टर, इटली में विर्गो और जापान में कगरा डिटेक्टर शामिल है, जिससे कि एक वैश्विक वेधशाला नेटवर्क बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है लिगो इंडिया का, तो इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड में उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। इसके क्रियान्वयनकर्ता कौन है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसका, तो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन USA के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत। भारत के लिए महत्व क्या है इसका लिगो इंडिया का, तो भारत की जो खगोल भौतिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करेगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, लेजर ऑप्टिक्स, निर्वात प्रणाली आदि के विकास को प्रोत्साहन देगा। मेक इन इंडिया पहल तथा औद्योगिकी भागीदारी जैसे LNT को बढ़ावा देगा। अब हम रक्षा एवं सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। रक्षा एवं सुरक्षा से रिलेटेड जो अभी न्यूज़ में रहा है उसके बारे में जानेंगे। अभ्यास खंजर, यह एक एक्सरसाइज खंजर है। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। अभ्यास खंजर के बारे में जानेंगे यह क्या है, तो जब इसकी शुरुआत जो अभ्यास खंजर की वर्ष 2011 में शुरू किया गया। 2011 में एक वार्षिक अभ्यास है जो कि बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है। इसका स्थान क्या है अभ्यास खंजर का, तो अभ्यास खंजर का जो 13वां संस्करण मिशामारी असम में आयोजित किया गया। प्रतिभागी बल कौन थे, तो इनमें दोनों देशों की विशिष्ट स्पेशल फोर्सेज इकाइयाँ, भारत की ओर से पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज और किर्गिस्तान की ओर से स्कॉर्पियन ब्रिगेड शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर केंद्रित है। इसका व्यापक उद्देश्य क्या है, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना, स्थानीय सैन्य साझेदारी को गहरा करना और क्षेत्रीय एवं वैश्विक रक्षा के लिए भारत और किर्गिस्तान के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को प्रतिबिंबित करना।
पिछला संस्करण इसका 12वां संस्करण जो मार्च 2025 में तोकमोक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। इसका 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 में तोकमोक किर्गिस्तान में। आईएनएस सुंदर सिंह क्या है? तो आईएनएस सुंदर सिंह जो है एक सुदर्शनी ने अपने लोकायान 26 ट्रांस ओशियनिक अभियान के तहत 2 फरवरी 2026 को ओमान के सालाह बंदरगाह पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट कॉल किया। कोची से शुरू होने वाली यह यात्रा जो है भारत ओमान समुद्री संबंधों को रेखांकित करती है। इसके अंतर्गत क्रू संवाद, प्रशिक्षण, आदान प्रदान तथा जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य जो था समुद्री विरासत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। आईएनएस सुदर्शनी के बारे में जानेंगे। ये क्या है? आईएनएस सुदर्शनी यह जो है भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड के द्वारा निर्मित एक सेल ट्रेनिंग शिप है। यह जो है आईएनएस तरंगिणी की सिस्टर शिप है, जिसे कि वर्ष 1997 में नौसेना में कमीशन किया गया था। सुदर्शनी का अर्थ है सुंदर स्त्री, सुंदरी, जो भगवान बुद्ध की सौतेली छोटी बहन के नाम पर रखा गया। ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी SFDR। यह क्या है? तो यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान प्रदर्शन किया। इससे संबंधित तथ्य क्या है? तो भारत जो है इस उन्नत प्रणोदन तकनीक के साथ विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक के बारे में जानेंगे। ये क्या है? तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट एक एडवांस एयर ब्रीदिंग मिसाइल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि मिसाइल प्रारंभिक त्वरण के लिए बूस्टर का उपयोग करती है और फिर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संचालित रामजेट दहन कक्ष के माध्यम से डक्ट प्रणाली में ठोस ईंधन का दहन कर उच्च गति वाली उड़ान बनाए रखती है। ठीक है। विकास एजेंसी क्या है इसका? तो विकास एजेंसी जो है यह प्रणाली DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है, जिसका नेतृत्व हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL कर रही है। युद्धक भूमिका यह जो एक लड़ाकू विमानों को बियॉन्ड विजुअल रेंज नौसैनिक युद्ध में निर्णायक बढ़त प्रदान करती है। रामजेट इंजन के बारे में जानेंगे। रामजेट इंजन का कार्य सिद्धांत क्या है? रामजेट जो है एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। ठीक है, जो वाहन की आगे की गति का उपयोग करके आने वाली वायु को संपीड़ित करता है। इसमें एक्सियल या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का उपयोग नहीं होता है। प्रक्षेपण आवश्यकता क्या है? तो रामजेट चालित वाहन को इंजन के सक्रिय होने से पूर्व आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए रॉकेट बूस्टर जैसी सहायता की आवश्यकता होती है। ये वर्ल्ड डिफेंस शो क्या है? वर्ल्ड डिफेंस शो, तो वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन जो है 8 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक रियाद सऊदी अरब में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियाद के सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। शो के बारे में जानेंगे। तो शो क्या है? तो यह जो इसकी स्थापना सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज द्वारा की गई थी, कामिन। यह विश्व भर की तकनीकी प्रगति के माध्यम से रक्षा क्षेत्र के भविष्य को प्रदर्शित करता है। यह उद्योग के अग्रणी नेताओं, प्रमुख कंपनियों, सरकारों तथा रक्षा स्टार्टअप्स को एक ही मंच पर एकत्रित करता है। भारत की भागीदारी क्या है? यह राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने
8 से 9 फरवरी 2026 को वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ शो के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में पहली बार स्थापित किए गए इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें कि रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, DPSUs तथा निजी भारतीय कंपनियों की विनिर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास वायु शक्ति 26, ये क्या है? 26 एक्सरसाइज वायु शक्ति 26। यह जो है भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को पोखरण में अभ्यास वायु शक्ति 26 का आयोजन किया। कहाँ किया गया था अभ्यास वायु शक्ति 26 का आयोजन? तो पोखरण में किया गया था। ठीक है, जिसमें एक सिमुलेटेड युद्धकालीन परिदृश्य में पूर्ण स्पेक्ट्रम युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। ठीक है, अभ्यास वायु शक्ति के बारे में अब जानेंगे। तो यह क्या है? तो अभ्यास वायु शक्ति वायुसेना IAF का जो एक प्रमुख वायु युद्ध अभ्यास है, जो कि यथार्थवादी युद्ध क्षेत्र वातावरण में इसकी आक्रामक, रक्षात्मक और मल्टी डोमेन परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। पुनरावृत्ति इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और यह प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला त्रिवार्षिक अभ्यास है। हालांकि बीच में युद्ध कुछ अंतराल भी रहे हैं। पिछला संस्करण अभ्यास वायु शक्ति 24 वायु शक्ति जो 24 था, जो कि फरवरी 2024 में आयोजित हुआ था। वायु शक्ति 26 का आयोजन स्थल जो है पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज, जैसलमेर जिला, राजस्थान, भारत की पश्चिमी सीमा के निकट है। वायु शक्ति 26 का आयोजन स्थल क्या है? तो पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज, जैसलमेर जिला, राजस्थान का। प्रतिभागी इसके कौन कौन थे? तो इस अभ्यास में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वायु कमानों से 100 से अधिक विमानों ने भाग लिया, जिसमें राफेल SU-30 MKI तेजस, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर हॉक C-130J और C-17 और अपाचे चिनूक LCH और RPA शामिल हैं। आकाश स्पाइडर, SRLM और काउंटर USA जैसी उन्नत प्रणालियां भी तैनात की जाएंगी। अब हम कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के बारे में जानेंगे। CMF यह क्या है? तो यह जो है हाल ही में भारत नौसेना ने बहरीन के मनामा में कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली, जिससे कि बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज के बारे में यह क्या है? तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज 47 देशों की एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है, जिसका मुख्यालय मनामा बहरीन में स्थित है और जिसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष 2022 में भारत अमेरिका 2+2 संवाद के दौरान CMF में शामिल हुआ। भारत कब शामिल हुआ था? तो 2022 में भारत अमेरिका संवाद के दौरान, ठीक है, CMF में शामिल हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसका मुख्य उद्देश्य? CMF का ना? यस, CMF का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका CMF का मुख्य उद्देश्य यह जो अवैध गैर राज्यीय तत्वों का मुकाबला करके तथा समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और नौवहन स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर के अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को स्थापित करता है। ठीक है, और यह संचालन क्षेत्र क्या था इसका? यह लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें कि अरब खाड़ी, लाल सागर, ओमान की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रमुख दायित्व क्या है इसका? तो मादक पदार्थों की तस्करी,
या अन्य वस्तुओं की तस्करी या समुद्री डकैती, समुद्री अवरोधन के विरुद्ध कार्य करना तथा सहयोगात्मक सहभागिता के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रशिक्षण अभ्यास क्या है? तो CMF जो है इंटर ऑपरेबिलिटी और क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग तथा कंपास रोज और नॉर्दर्न या सदर्न रेडिनेस जैसे अभ्यास आयोजित करता है। टास्क फोर्स संरचना CMF 5 कंबाइंड टास्क फोर्स के माध्यम से कार्य करता है। CMF किसके माध्यम से कार्य करता है? तो टास्क फोर्स के माध्यम से। CTF 150 अरब खाड़ी से बाहर समुद्री सुरक्षा, CTF 151 समुद्री डकैती रोधी, CTF 152 अरब खाड़ी सुरक्षा, CTF 153 लाल सागर सुरक्षा और CTF 154 समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण। CTF जो 154 की भूमिका है वर्ष 2023 में स्थापित CTF 154 समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, समुद्री कानून के अनुपालन, अवरोधन अभियानों और संयुक्त बचाव अभियान समन्वय और नेतृत्व विकास को सुदृढ़ करता है। ठीक है। लचीली संरचना क्या है इसकी? तो इसकी लचीली संरचना है कि सदस्य देश जो है बिना किसी निश्चित राजनीतिक या आस्था दायित्व की स्वेच्छा से शामिल होते हैं, जिससे लचीला और सहमति आधारित समुद्री सहयोग संभव होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी आईओएनएस के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन, 9th कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स ऑफ आईओएनएस। यह क्या है? तो भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी इंडियन ओशन नोवल सिम्पोजियम आईओएनएस के 9वें कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स की अध्यक्षता ग्रहण की, जो कि 16 वर्षों के अंतराल के बाद इसकी वापसी को चिन्हित करता है। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी क्या है? तो इसके बारे में देखिए। सबसे पहले इसका हम परिचय देते हैं। तो यह जो है आईओएनएस हिंद महासागर क्षेत्र की नौ सेनाओं का एक स्वैच्छिक समावेशी मंच है। क्या है ये? नौसेनाओं का एक स्वैच्छिक एवं समावेशी मंच है हिंद महासागर क्षेत्र की। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का? तो आईओएनएस की परिकल्पना भारतीय नौसेना के द्वारा की गई थी और वर्ष 2008 में नई दिल्ली में इनका उद्घाटन एक संरचित समुद्री संवाद मंच के रूप में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आईओएनएस की अध्यक्षता सदस्य देश के बीच 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है। प्रत्येक चक्र में एक कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स तथा एक तैयारी कार्यशाला आयोजित की जाती है। 8वां कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स दिसंबर 2023 में थाईलैंड में आयोजित हुआ था। ठीक है। कब आयोजित हुआ था? 8वां कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स दिसंबर 2023 में थाईलैंड में आयोजित हुआ था। भारत ने 2026 और 28 की अवधि के लिए रॉयल थाई नेवी से अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है। सदस्यता कौन है इसकी? तो इसमें दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित 30 से अधिक सदस्य देश तथा प्रेक्षक राष्ट्र शामिल हैं। और महत्व क्या है इसका? तो समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, समुद्री डकैती एवं आतंकवाद का मुकाबला करता है, मानवीय सहायता और आपदा राहत समन्वय को सशक्त बनाता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोगात्मक सुरक्षा के भारत के सागर दृष्टिकोण के रूप कार्य करता है। आईओएनएस जो 9वां जो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स के बारे में अब जानेंगे। जो 9th कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हुआ था उसके बारे में। तो ये क्या है? तो कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स आईओएनएस की द्विवार्षिक सर्वोच्च निर्णय निर्माण बैठक है, जिसमें भारतीय महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुख शामिल होते हैं। 9वां कॉन्क्लेव जो है फरवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के कहाँ से आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। इसकी भागीदारी क्या है? तो इस आयोजन में 33 देशों की भागीदारी रही, जिसमें सदस्य प्रेक्षक तथा अटलांटिक से प्रशांत तक विस्तृत समुद्र सुरक्षा एजेंसी शामिल थी। फिलीपींस ने प्रेक्षक के रूप में सहभागिता की, जबकि ओमान ने
HEDR कार्य समूह में प्रवेश किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था IONH का 9th कॉन्क्लेव ऑफ शिप्स का तो समुद्री सुरक्षा सहयोग करना और HADR समन्वय करना, सूचना साझाकरण तथा अंतर संचालनीयता को सुदृढ़ करना था। भारत ने IMEX अभ्यास, IOS सागर तैराती तथा समुद्री सूचना साझाकरण कार्यशालाओं जैसी पहलों की घोषणा की। अभ्यास वज्र प्रहार 2026, यह क्या था? एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026। तो हाल ही में भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोह में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? तो बकलोह में, हिमाचल प्रदेश के। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में, ठीक है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया और इससे पूर्व इसका पिछला संस्करण नवंबर 2024 में अमेरिका के आइडाहो स्थित आर्च्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था, ठीक है। पिछला संस्करण कब आयोजित किया गया था? नवंबर 2024 में अमेरिका के आइडाहो स्थित कहाँ? आर्च्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। अभ्यास वज्र प्रहार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, स्पेशल फोर्सेज। इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष अभियानों की रणनीति के परस्पर आदान प्रदान, संयुक्तता तथा पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। यह अभ्यास जो है पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त विशेष बल अभियानों के संचालन हेतु संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतिहास क्या है इसका इतिहास? तो शुरुआत जो है वर्ष 2010 में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में आरंभ हुआ था। इसकी आवृत्ति जो है प्रतिवर्ष आयोजित भारत और अमेरिका में बारी बारी से होती है। इसका 16वां संस्करण जो है इसका स्थान जो था 16वां संस्करण का स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में था। और इसके प्रतिभागी कौन कौन देश थे? तो भारतीय सेना इसके प्रतिभागी कौन कौन थे? तो भारतीय सेना और अमेरिकी सेना। ये जो भारतीय सेना में विशेष बल यूनिटों के 45 कर्मी थे और अमेरिकी सेना में ग्रीन ब्रेड्स अमेरिकी विशेष बल के 12 कर्मी थे। अन्य भारत अमेरिकी अभ्यास क्या है? तो ये द्विपक्षीय अभ्यास जो कि युद्ध अभ्यास आर्मी वज्र प्रहार और कोप इंडिया जो कि वायुसेना है और वज्र प्रहार जो कि विशेष बल है, वो पक्षीय अभ्यास मालाबार, इसमें आ जाएगा भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नौसेना अभ्यास मिलन। एक्सरसाइज मिलन क्या है? नौसेना अभ्यास मिलन यह जो है पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में नौसेना अभ्यास मिलन का 13वां संस्करण 18 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापत्तनम तथा बंगाल की खाड़ी के जल क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसके अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो यह जो है मिलन भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह जो पेशेवर संबंधों को मजबूत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और समुद्र के सहयोग बढ़ाने के लिए मित्र देश की नौसेनाओं को एक साथ लाएगा। यह जो अभ्यास बड़े पैमाने से बहुपक्षीय ऑपरेशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो एक समन्वित समुद्री बल के रूप में मिलकर काम करने का अमूल्य अनुभव प्रदान करेगा। इस अभ्यास का विषय थीम क्या है? तो सौहार्द सहयोग सहभागिता है। क्या है इस अभ्यास का विषय थीम? सौहार्द सहयोग और सहभागिता। धर्म गार्जियन क्या है?
भारतीय नौसेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में प्रारंभ हुआ था। धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ था इसका 7वां संस्करण? तो उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में। ठीक है, यह अभ्यास जो है कब आयोजित किया गया था? 24 फरवरी से 9 मार्च तक। ठीक है, इस अभ्यास के बारे में जानेंगे। यह अभ्यास क्या है? तो यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे भारत और जापान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास का जो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2018 में। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? धर्म गार्जियन अभ्यास का उद्देश्य तो अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को संचालित करने के लिए सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना। अभ्यास के दौरान प्रमुख सामरिक गतिविधियाँ क्या है? अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना करना, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉनिशंस ग्रिड का विकास करना, मोबाइल वाहन जांच चौकियों की स्थापना करना, प्रतिकूल वातावरण में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन का संचालन करना, हेलीबर्न ऑपरेशन का निष्पादन करना, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल का संचालन करना। नेक्स्ट क्या हमारा समाचारों में रही योजनाएं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। पीएम राहत योजना, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है समाचार में जो योजनाएं रही हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पीएम राहत योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम राहत योजना की शुरुआत की मंजूरी दी है। इस योजना के बारे में जानेंगे, ये क्या है? तो इस योजना का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ से किया गया था। कहाँ से किया गया था? सेवा तीर्थ से। इस योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क दुर्घटना के शिकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति को दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। अस्पताल को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। अस्पताल का भुगतान किससे किया जाएगा? तो मोटर वाहन दुर्घटना कोष से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम सेकेंड। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम सेकेंड, तो इसमें क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, और गृह मंत्री भी कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इन्होंने 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले में वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम सेकेंड का शुभारंभ किया था। इसका शुभारंभ किया था वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम। ठीक है, इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम के बारे में ये क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप और संरचना में सुधार करते हुए सतत आजीविका के अवसर सृजित कर भारतीय सीमा के निकटवर्ती गाँव का समग्र विकास करना। बजट प्रावधान वर्ष 2028-29 तक 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिपूर्णता आधारित तथा अभिसरण प्रेरित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व है सीमा क्षेत्रों के समुदायों को सशक्त बनाना ताकि वहां की निवासी सीमा पार अपराधों की रोकथाम में सहयोग कर सके और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन कर सके। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। अभी जो चर्चा में रही है उसके बारे में जानेंगे। पुरस्कार और सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार और जो कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार,
यह क्या है, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, तो यह भूटान की ग्याल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को हाल ही में असम के पश्चिम भाग में कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। कौन था ये, कितना नंबर का पुरस्कार था, तो 22वां था। किनको, तो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें मानवीय सेवा, सामाजिक एवं समावेशी विकास के क्षेत्र में उनके आजीवन और असाधारण योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। ग्याल्यूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक के बारे में जानेंगे, ये कौन थे। तो ये जो हैं वे भूटान की राजमाता क्वीन मदर हैं। कौन है ये, भूटान की एक राजमाता हैं क्वीन मदर। वे त्रायाना फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने भूटान के दूर दराज क्षेत्र में व्यापक ग्रामीण विकास पहलों का नेतृत्व किया है। इस फाउंडेशन का कार्य गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर केंद्रित है। ठीक है, यह जो है 22वां उपेंद्र ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा इसमें जो प्रशस्ति पत्र उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा, पारंपरिक बोडो वस्तुएं जैसे सिरेजा अरनाई और दोखना तथा 2 लाख रुपए की नगद राशि शामिल होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा, पारंपरिक बोडो वस्तुएं, ठीक है, इस प्रशस्ति पत्र उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा, पारंपरिक बोडो वस्तुएं जैसे कि सिरेजा हो गया, अरनाई हो गया, सजावटी अंग वस्त्र है, और दोखना हो गया, महिलाओं का पारंपरिक परिधान है, और जो सिरेजा जो कि एक वाद्य यंत्र है, तथा इसके साथ 2 लाख रुपए की नकद राशि भी दी जाती है। ठीक है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के बारे में जानेंगे, ये कौन थे। तो उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को बोडोफा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बोडो समुदाय के पिता या संरक्षक। उनका नाम जो है बोडो समाज के लिए दृढ़ संकल्प और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी प्रतिमा का अनावरण किया तथा एक सड़क और रोटरी का नामकरण उनके नाम पर किया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। यह किसको दिया गया था, यह जो है भारतीय शिक्षिका रुबल नागी को दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया। कहाँ, भारतीय शिक्षिका कौन है, रुबल नागी, इनको कहाँ सम्मानित किया गया है, दुबई में आयोजित जो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित हुआ था, वहाँ ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन्हें सम्मान दिए जाने का कारण क्या था, तो रुबल नागी को उपेक्षित दीवारों को इंटरैक्टिव शैक्षिक भित्ति चित्रों म्यूरल्स में बदलने, जो कि पढ़ाई लिखन गणित के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देती हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, उनके दृष्टिकोण का केंद्र जो है लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर त्यक्त दीवार को खुले कक्षाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। पिछले 2 दशकों में उनके कार्यों ने कला को सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग करके 1 मिलियन से अधिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा में शामिल करने में मदद की है। रुबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने भारत भर में
800 से अधिक शैक्षिक केंद्र स्थापित किए हैं, जो कि 100 से अधिक निम्न आय वाले समुदाय और गांवों में सुरक्षित और प्रेरणाप्रद स्थान प्रदान करते हैं। रूबल नागी के बारे में ये कौन थे? तो उनका जन्म जो है 1980 में जम्मू और कश्मीर में हुआ था और उन्होंने पहले राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की थी, रूबल नागी। और इसके बाद वो लंदन में फाइन आर्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। किसने? रूबल नागी ने। और वह जो है द स्लम क्वीन किताब की लेखिका भी हैं, जो कि वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें पूरे भारत की झुग्गी झोपड़ी और गाँव में उनके कार्य के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। कौन सी पुस्तक? द स्लम क्वीन। किनकी पुस्तक है ये? रूबल नागी। कब प्रकाशित हुई थी? 2022 में। ग्लोबल टीचर प्राइज के बारे में यह क्या है? तो इसे जो होता है GEMS एजुकेशन की द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका आयोजन वर्की फाउंडेशन के साथ यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान किया जाता है। यह शिक्षण में असाधारण योग्यता देने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार राशि जो है $1 मिलियन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। यह क्या था? तो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है। इसका मुख्य पॉइंट क्या था? इसका मुख्य पॉइंट था कि यह बंदरगाह जो है पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वच्छता, संधारणीयता और सामुदायिक भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा पारादीप पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष PL हरनाथ को प्रदान किया गया। किनको प्रदान किया? जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्हीं के द्वारा पारादीप पोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष PL हरनाथ को प्रदान किया गया। पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को यह मान्यता जो है स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के 3 स्तंभों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिली। किसके लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है? स्वच्छता पखवाड़ा 2025 3 स्तंभों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। एक है हमारा जन भागीदारी, एक पेड़ के नाम, जन भागीदारी, एक पेड़ के माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और सफाई मित्र सुरक्षा। प्रमुख पहलों में शामिल कौन था? क्या क्या शामिल था? तो व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान, पारादीप समुद्र तट पर 40,000 पौधों का रोपण, स्वच्छता कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपाय और प्लास्टिक विरोधी अभियान तथा वेस्ट टू वेल्थ से संबंधित नवाचारी गतिविधियाँ। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार यह क्या था? तो स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड यह बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW की एक वार्षिक पहल है। इसके अंतर्गत देश भर के बंदरगाहों और समुद्री संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है, जो निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होता है: स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित पहल तथा जन भागीदारी। 2026 क्रैफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेज यह क्या था? तो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2026 क्रैफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेज प्रदान किया गया है। इसका मुख्य बिंदु क्या था? क्रैफोर्ड प्राइज इन जियो साइंसेज का। तो यह पुरस्कार सुपर प्रदूषकों और वायुमंडलीय ब्राउन क्लाउड्स पर उनके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समझ को बदल दिया है। वर्ष 1975 में नासा में कार्य करते हुए उन्होंने यह खोज की कि CFCs कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक प्रभावी
रूप से ऊष्मा को रोकती है। इस खोज ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक जलवायु समझौता को प्रभावित किया। बाद में उनके शोध ने भारतीय महासागर प्रयोग, इंडोएक्स के माध्यम से दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण, कमजोर मानसून और हिमालयन हिमनदों के पिघलने के बीच संबंध स्थापित किया। वीरभद्रन रामनाथन क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो कौन थे? मदुरै में जन्मे और भारत के शिक्षित वीरभद्रन रामनाथन वर्तमान में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी यूसी सैन डिएगो में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एमेरिटस हैं और जलवायु नैतिकता पर वैश्विक नेताओं व संस्थाओं को परामर्श दे चुके हैं। ठीक है। और क्रेफोर्ड पुरस्कार ये क्या था? तो इस पुरस्कार में 8 मिलियन स्वीडिश क्रोना लगभग $9 लाख की नकद राशि और एक स्वर्ण पदक शामिल है। यह पुरस्कार जो है मई 2026 में स्टॉकहोम और लुंड में आयोजित क्रेफोर्ड डेज के दौरान प्रदान किया जाएगा। इसे प्राय जियो साइंसेस का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्रेफोर्ड पुरस्कार को क्या बोला जाता है? जियो साइंस का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक शत्रु ने वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि समारोह के दौरान भव्य भारत भूषण पुरस्कार भव्य भारत भूषण अवार्ड्स की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य जो है उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिनके योगदान ने भारत की प्रगति और जन कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन है? भव्य भारत भूषण पुरस्कार से। तो भव्य भारत भूषण पुरस्कार के प्रथम सम्मानित व्यक्ति इस पहल के मूल्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। कला एवं संस्कृति डॉक्टर एन राजम, ये क्या है? कला एवं संस्कृति डॉक्टर एन राजम जो है वायलिन वादक एवं श्रीमती अलारमेलवली जो है भारतनाट्यम विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर एम राजम जो है पद्म विभूषण से सम्मानित वायलिन वादक। डॉक्टर राजम ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वायलिन को एक नई मधुर अभिव्यक्ति प्रदान की। श्रीमती अलारमेलवली ये कौन है? तो वे भारतनाट्यम की प्रमुख कलाकारों में से एक हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर नाम्बी नारायणन, यह क्या है? विकास इंजन एवं SS किरण कुमार। डॉक्टर नाम्बी नारायण दृढ़ता और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के प्रतीक डॉक्टर नारायणन का विकास इंजन पर किए गए कार्य ने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। यह इंजन जो कि PSLV और GSLV रॉकेटों के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। AS किरण कुमार कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित AS किरण कुमार के नेतृत्व ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत की। साहित्य एवं अकादमी क्षेत्र डॉक्टर विक्रम संपत, ये लेखक हैं इनके साहित्य एवं अकादमी क्षेत्र के। डॉक्टर विक्रम संपत कौन थे? तो यह एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और लेखक के रूप में डॉक्टर संपत ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की नई समझ प्रस्तुत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। खेल साइना नेहवाल कौन है? साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन में अग्रणी खिलाड़ी के रूप में साइना का उदय भारत के खेल इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान ऑपरेशन सिंदूर। भव्य भारत भूषण पुरस्कार का एक विशेष खंड पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक दक्षता और साहस को सम्मानित करता है। पश्चिमी वायु कमान क्या है? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा
के नेतृत्व में इस कमान ने शत्रु के आतंकी ढांचे के केंद्र पर प्रहार करते हुए हवाई अड्डों और कमान केंद्रों को निष्क्रिय किया जब तक कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का अनुरोध नहीं किया गया। भारतीय सेना की उत्तरी कमान, यह क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी के प्रतिनिधित्व में इस कमान के सुविचारित दंडात्मक अभियान चलाते हुए 7 आतंकी शिविरों को नष्ट किया और शत्रु की रक्षा क्षमता को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया। पश्चिमी नौसैनिक कमान ने वाइस एडमिरल राहुल विलास गोखले के नेतृत्व में INS विक्रांत पर केंद्रित पश्चिमी बेड़े ने अरब सागर में वास्तविक नाकेबंदी स्थापित की, जिससे कि शत्रु की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्या है हमारा? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2026। ये क्या था? नवंबर 2026 में मुंबई द अर्थ शॉर्ट प्राइज की मेजबानी करेगा। यह पहली बार है जब विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पर्यावरणीय पुरस्कार का आयोजन भारत में किया जाएगा। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2026 के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम द्वारा की गई थी। अर्थ शॉर्ट प्राइज जॉन एफ कैनेडी के वर्ष 1962 में के मूनशॉट भाषण से प्रेरित है। इसका उद्देश्य एक दशक के भीतर तत्कालिक पर्यावरणीय समाधानों को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के अंतर्गत 156 देशों के 5,600 से अधिक पर्यावरणीय नवाचारों को चिन्हित किया गया है। विजेता को 25 मिलियन प्रदान किए गए हैं तथा फाइनलिस्टों को 500 मिलियन से अधिक के निवेश एवं परोपकारी सहयोग प्राप्त करने में सहायता दी गई है। इस पुरस्कार के साथ भारत का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही बेहद शानदार रहा है। यहाँ किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक 68 पुरस्कार विजेता और फाइनलिस्ट हैं, जिनमें अब तक 4 विजेता शामिल हैं। इनमें S4S टेक्नोलॉजी प्रमुख है, जिसे कि वर्ष 2023 में छोटे किसानों के लिए सौर ऊर्जा संचालित प्रसंस्करण के माध्यम से खाद्य अपव्यय की समस्या से निपटने के लिए सम्मानित किया गया था। साथ ही भूमि पुत्र को भी मान्यता मिली है, जो कि पुनर्योजी कृषि, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर और मृदा कार्बन अवशोषण सॉइल कार्बन कैप्चर का समर्थन करता है। खेती और टकाचर जैसे कि अन्य भारतीय नवोन्मेषकों को भी क्रमशः जलवायु अनुकूल खेती और कृषि अवशेषों को जलाने की प्रथा को कम करने के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार समारोह की शुरुआत वर्ष 2021 में लंदन में हुई थी, जिसके बाद क्रमशः बोस्टन, सिंगापुर, केप टाउन और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार। यह जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल यानी कि आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? जो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में स्थित आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को। इस पुरस्कार के बारे में जानेंगे। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार के बारे में क्या है? वर्ष 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। इसमें 10 उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता प्रदान की गई है। डिस्टिंक्शन पुरस्कार
सर्वोच्च सम्मान जापान के ओदा में इवामी गिनजॉन लाइब्रेरी संरक्षण परियोजना और चीन के शंघाई में शिहांग वेयरहाउस संरक्षण परियोजना को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्या है